अब हम संग लेते हैं कोडेटा। कोडेटा दिया था बेल्फार ने 1880 में दिया था। यूनानी भाषा में इसे बोलते हैं रस्सी धारण करने वाले जीव या नोटोकॉड उपस्थित होती है इन जीवों में। ये जंतु जगत का अंतिम संघ है। जंतु जगत का अंतिम संघ है जिसमें 3 से 5% जातियां पाई जाती है। 3 से 5% इन जीव में जातियां पाई जाती हैं। अंतिम संघ है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो वर्ग है, सबसे छोटा वर्ग है वो सबसे छोटा वर्ग है एम्फीबिया। सबसे छोटा वर्ग है वो एम्फीबिया है। सबसे बड़ा जो वर्ग है वो पीसीज है। कोडेटा में सबसे छोटा जो वर्ग है वो एम्फीबिया है, सबसे बड़ा है वो पीसीज है। अब इसका आधार लिया गया, किसका? कोडेटा का जो आधार है, इसका आधार किसका? वर्गीकरण का आधार। कोडेटा के वर्गीकरण का जो आधार रखा, किस किस आधार पर जीवों को बांटा गया है, तो सबसे पहला आधार लिया कपाट। इसके आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के वर्ग हैं, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। तो कपाल के आधार पर 2 भाग बना दिया, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। अब ध्यान दीजिए, 2 भाग बन गया। एक क्रेनिएटा कपाल नहीं पाया जाता है, कपाल पाया जाता है। तो जिनमें कपाल पाया जाता है उसे क्रेनिएटा में रखा गया, और जिन जीवों में कपाल नहीं पाया जाता है उन जीवों को रखा गया एक क्रेनिएटा। नंबर 2 ले लिया उपांग के आधार पर। उपांग के आधार पर भी 2 भाग बना दिए उन्होंने, नंबर 1 नंबर 2, पीसीजी और टेट्रापोडा। पीसीज होती हैं, इसमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं या पाद पाए जाते हैं, और टेट्रापोडा में 2 जोड़ी अंगुली युक्त पाद पाए जाते हैं। 2 जोड़ी अंगुली युक्त पाद पाए जाते हैं। तो उपांग के आधार पर पीसीजी 2 जोड़ी पंख या पाद पाए जाते हैं इनमें। टेट्रापोडा जिसमें 2 जोड़ी अंगुली युक्त पाद पाए जाते हैं, उनको रख दिया गया। फिर लिख दिया भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर है, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर है। तो बाह्य भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर भी हम इनको 2 भागों में बांट देते हैं, एमनियोटा और दूसरा एमनियोटा। तो कितने भागों में बांट दिया भाई हमने? 2 भागों में बांट दिया, अनेमनियोटा और एमनियोटा। एमनियोटा में क्या होता है, झिल्ली पाई जाती है, एमनियोटा में झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो अनेमनियोटा में उन जीवों को रखा है जिसमें बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है। बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां किसमें पाई जाती हैं? बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां रेप्टिलिया में पाई जाती हैं, एविज में पाई जाती है और मेमेलिया में पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती है? पीसीज और एम्फीबिया में नहीं पाई जाती है। फिर पहले कपाट के आधार पर ले लिया, एक्रिनेटा कपाल, सिर और कपाल स्पष्ट नहीं होते हैं, नहीं पाया जाता। क्रेनेटिया सिर भी स्पष्ट होता है, कपाल भी पाया जाता है। उपांग के आधार पर पीसी 2 जोड़ी पंख या पाद मिलेंगे, 2 जोड़ी अंगुली युक्त पैर या पाद पाए जाते हैं। बाह्य भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर एमनियोटा बाह्य भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अभी मैंने बताया था कि किसमें पाई जाती है, रेप्टिलिया में पाई जाती है, एविज में पाई जाती है और मेमेलिया में। किसमें नहीं पाई जाती है? पीसीज और एम्फीबिया में नहीं पाई जाती है। नंबर 4 ले लिया शरीर की संरचना के आधार पर। शरीर की संरचना के आधार पर, और इसमें आगा टेट्रापोडा, और इसमें लिया टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में कौन है भाई? एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है
रेप्टिलिया के बाद में एवीज है और एवीज के बाद में मेमेलिया है। तो किस आधार पर बांटा? शरीर की संरचना के आधार पर बांट दिया इनको। तो शरीर की संरचना के आधार पर एम्फीबिया है, टेट्रापोडा ले लिया। टेट्रापोडा में 4 वर्ग आएंगे। वो टेट्रापोडा है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। एम्फीबिया, इनकी त्वचा होती है नमी वे ग्रंथिल होती है। कैसी होती है भाई त्वचा? एम्फीबिया की जो त्वचा होती है वो त्वचा नम और ग्रंथिल होती है। रेप्टिलिया, जो रेप्टिलिया जीव है, तो एम्फीबिया में त्वचा हो गई नम व ग्रंथिल होती है। रेप्टिलिया, इनकी त्वचा होती है वो शुष्क खुरदरी होती है। त्वचा होती है वो शुष्क व खुरदरी होती है और शंकों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है इनमें। एवीजी, इनकी त्वचा कोमल व ढीली होती है जो उड़ने में सहायता करती है। त्वचा कोमल होती है और ढीली होती है जो उड़ने में सहायता करती है। ग्रंथिल रोम युक्त होती है। स्तनधारियों की जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? मेमेलिया की ग्रंथिल या रोम युक्त होती है। ग्रंथिल व रोम युक्त होती है। तो एम्फीबिया त्वचा नम व ग्रंथिल होती है। रेप्टिलिया त्वचा शुष्क खुरदरी व बाह्य कंकाल किसका बना होता है? सल्खों का बना होता है। एवीज में कोमल ढीली व उड़ने में सहायता करती है। मेमेलिया ग्रंथिल रोम युक्त होती है। अब हम बात करते हैं महावर्गी। तो कोडेटा था, इस कोडेटा को 2 महावर्ग में बांटा गया था। महावर्गी पीसीजी, महावर्गी टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में हमने रखा था एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीजी, मेमेलिया, इनको रखा गया था। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सबसे पहले महावर्गी पीसीज की। तो किसकी बात करते हैं? महावर्गी पीसीज की बात करते हैं। तो इनका आवास कैसा होता है? इनका आवास लवणीय व लवणीय जल में पाई जाती है। शरीर का आकार कैसा होता है? शरीर का आकार होता है धारा रेखित। शरीर का आकार होता है वो कैसा होता है? धारा रेखित होता है। तैरने के लिए 2 प्रकार के, पेक्टोरल और दूसरा पेल्विक पंख पाए जाते हैं भाई। कौन से पंख पाए जाते हैं? इसे अंश पंख कहते हैं और इसे श्रोणी पंख कहते हैं। तो तैरने के लिए 2 जोड़ी पंख और एक शक्तिशाली पूंछ पाई जाती है। तो ये 2 जोड़ी जो पंख हैं वो पेक्टोरल पंख है, उसे अंश पंख कहते हैं, आगे वाले होते हैं। पेल्विक पंख होते हैं वो पीछे वाले होते हैं, जिन्हें श्रोणी पंख कहते हैं। आवास हो गया, शरीर का आकार धारा रेखित होता है और नौकाकार व धारा रेखित कैसा होता है? नौकाकार धारा रेखित इनका शरीर होता है। तैरने के लिए 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ये असमतापी प्राणी होते हैं। प्राणी कैसे हैं? असमतापी प्राणी होता है। इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। तो इनके शरीर का तापमान होता है वो वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए इन प्राणियों को हम क्या कहते हैं? असमतापी प्राणी कहते हैं। इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो कंकाल सल्कों से ढका रहता है।
बाह्य कंकाल होता है वो किससे रखा होता है? सल्कों से रखा होता है। अब हम बात करते हैं श्वसन। श्वसन के लिए क्या होता है इन जीवों में? श्वसन के लिए गिल से दरारें, जो 5 से 7 जोड़ी श्वसन गिल से दरारें होती हैं, जो खुली या ढकी होती हैं, खुली या ढकी होती हैं, या तो ढकी होती हैं या खुली होती है। तो ये हो गए श्वसन। तो श्वसन के लिए 5 से 7 जोड़ी गिल्स दरारें पाई जाती है, जो ओपर्क्युलम से ढकी होती है या ओपर्क्युलम से ढकी हुई नहीं होती है, खुली होती है। तो ये हो गया इनमें श्वसन। श्वसन के बाद में हम बात करते हैं रिधे। रिधे, इनमें रिधे होता है द्विकोष्ठीय रिधे होता है भाई, द्विकोष्ठीय रिधे पाया जाता है। तो इनके रिधे को हम क्या कहते हैं? द्विकोष्ठीय। और ऐसे रिधे को कहते हैं वीनस रिधे, वीनस रिधे कहते हैं। तो इनमें द्विकोष्ठीय रिधे होता है, एक आलिंद होता है और एक निल्ले होता है। इसमें केवल एक ही आलिंद होता है और एक ही निल्ले पाया जाता है। अब इसमें रक्त कौन सा आता है? अशुद्ध रक्त होता है। इसमें रक्त कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और जब एक ही बार आ रहा है रिधे में, तो एक पथीय रक्त रिधे होता है। रिधे कैसा होता है? एक पथीय। हमारा कैसा होता है? द्विपथीय होता है, 2 बार रक्त आता है, इसमें एक ही बार रक्त आता है। तो रिधे द्विकोष्ठीय होता है, एक ही आलिंद होता, एक ही निल्ले होता है। ऐसे रिधे को वीनस रिधे कहते हैं। रिधे में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। फिर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण, तो रक्त का शुद्धिकरण होता कहाँ है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है गिल्स में। कहाँ होता है? गिल्स में होता है। रक्त का शुद्धिकरण गिल्स में होता है। और गिल्स से शुद्ध रक्त होता है वो सीधे ही शरीर में चला जाता है। तो रक्त का शुद्धिकरण होता है गिल्स में। तो ध्यान रखिए रिधे कैसा होगा इनमें? द्विकोष्ठीय रिधे होता है, वीनस प्रकार का रिधे पाया जाता है इसमें। ठीक है, रिधे हो गया, श्वसन हो गया। अब बात करते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन होता है मीजोनेफ्रिक वृक्क या किडनी के द्वारा, मीजोनेफ्रिक प्रकार के वृक्क या किडनी के द्वारा होता है। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें उपास्थि मछलियां, देखिए ये इनका अंत्यकंकाल बना होता है, अंत्यकंकाल बना होता है मछलियों का, वो उपास्थि और अस्थि का बना होता है। अंत्यकंकाल उपास्थि व अस्थि का बना होता है इनका। तो अब ध्यान दीजिए उत्सर्जन के आधार पर हम बात करते हैं उपास्थि मछली और अस्थिल मछली। तो ये जो मछलियां होती हैं उपास्थि, वो यूरियोटेलिक होती हैं, यूरियोटेलिक होती हैं, मतलब यूरिया का उत्सर्जन करती है। ये ट्राइमिथाइल एमीन का उत्सर्जन करती हैं। तो उत्सर्जन मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी के या वक्कर के द्वारा होता है। और उत्सर्जन के आधार पर मैंने बोला अंत्यकंकाल होता है, उपास्थि और अस्थि का बना होता है। तो उपास्थि मछलियां यूरियोटेलिक प्राणी होती है, यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। और अस्थिल मछलियां होती है वो ट्राइमिथाइल एमीन का उत्सर्जन करती हैं। तो ये हो गया उत्सर्जन। इसमें जो संवेदी अंग होता है पार्श्व रेखा तंत्र होता है। संवेदी अंग कौन सा है? संवेदी अंग है वो पार्श्व रेखा तंत्र होता है। कौन सा होता है? पार्श्व रेखा तंत्र पाया जाता है। अब है ध्यान दीजिए इसमें जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, मस्तिष्क में जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वो 10 जोड़ी होती हैं। तो कपाल तंत्रिकाओं की बात करें, कपाल तंत्रिका
ये 10 जोड़ी होती है भाई, ध्यान रखना भाई, कितनी जोड़ी होती है? कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं वो 10 जोड़ी होती हैं। अब हम बात करते हैं सिरा कोटर। ध्यान दीजिए, सिरा कोटर वे वृक्क निवाहिका तंत्र पाया जाता है। सिरा कोटर और वृक्क निवाहिका तंत्र, यकृत निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है। कौन सा? वृक्क निवाहिका तंत्र पाया जाता है। आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं। आरबीसी कैसी पाई जाती है? इनमें आरबीसी होती हैं, वो केंद्रक के युक्त होती हैं। विदलन पूर्णभंजी असमान प्रकार का इनमें विदलन पाया जाता है। पूर्णभंजी असमान प्रकार का क्या मिलेगा? इसमें विदलन पाया जाता है। अब बात करते हैं कैसी, मतलब ये भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर कैसी है? अनएम्नियोटा प्राणी है। कैसे हैं? अनएम्नियोटा मतलब बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां नहीं पाई जाती है, इसलिए एमनियोट नाम सुना होगा, कोरियन सुना होगा, एलेंटोइस पित्तक को सुना होगा, कोरियन सुना होगा। तो ये झिल्लियां होती हैं, वो झिल्लियां बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां इन जीवों में नहीं पाया जाता है। ये क्या आवास स्थानांतरण करती है भाई? ये क्या करती है? अपने आवास को बदलती रहती है। ये जीव होते हैं इनके कुछ, वो जीव क्या करते हैं? अपने आवास को बदलते रहते हैं। केटाड्रोमस और एनाड्रोमस से, केटाड्रोमस से, और एक होती है एनाड्रोमस मछलियां। ये केटाड्रोमस मछलियां होती है, वो लवणीय जल से लवणीय जल में चली जाती हैं, और ये लवणीय जल से लवणीय जल में चली जाती हैं। केटाड्रोमस मछलियां लवणीय जल से कहां चली जाती हैं? लवणीय जल में स्थानांतरण करती हैं। और एनाड्रोमस मछली होती है, वो लवणीय जल से अलवणीय जल में चली जाती है। साल्मन मछली, एंगुइला मछली, एग्जाम्पल है एंगुइला मछली और साल्मन मछली होती हैं। तो केटाड्रोमस से मतलब ये क्या करती है? निश्चित मौसम में ये अपना परिवर्तन करती है, और उसी को मौसम स्थानांतरण कहते हैं। मौसम स्थानांतरण कैसा होता है? 2 प्रकार का होता है, केटाड्रोमस होता है, एनाड्रोमस। केटाड्रोमस में अलवणीय जल से लवणीय में चली जाती है, और ये एनाड्रोमस में लवणीय से वापस अलवणीय में आ जाती है। साल्मन मछली करती है, एंगुइला मछली करती है। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी? मछलियों की बात कर रहे थे, कौन कौन सा चीजें हैं। अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। पीसीजी का किसका ले रहे हैं हम? पीसीजी का वर्गीकरण। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकतिजी, ऑस्ट्रिकैथिज। तो कितने भागों में बांट दिया भाई हमने? इनको 3 भागों में बांट दिया भाई। इनका जो अंत्य कंकाल होता है वो अस्थि का बना होता है, इसका उपास्थि का बना होता है, और इसका अंत्य कंकाल अस्थि का बना होता है। तो अंत्य कंकाल की बात करें तो प्लेकोडर्मी होती हैं, वो अस्थि का बना होता है। कॉन्ड्रिकतिज बिहुरी मछलियां होती हैं, वो उपास्थि का बना होता है। ओस्टिकतिज मछली होती है, अस्थि का बना होता है। लवणीय जल में मिल ही जाएगी, ये लवणीय जल में पाई जाती है, लेकिन इसके सभी जीव अभी विलुप्त हो चुके हैं। जो प्लेकोडर्मी है वो सभी के सभी जीव क्या हो गए? इसके लुप्त हो चुके हैं प्लेकोडर्मी के। और ड्राई निकथिज आता है, ड्राई निकथिज मछली आती है इसमें, जो लुप्त हो चुके हैं। तो प्लेकोडर्मी को तो हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत्य कंकाल होता अस्थि का बना होता, लवणीय जल में अलवणीय जल में पाई जाती हैं, और इसके सभी जीव विलुप्त हो चुके हैं, जैसे ड्राइनेकथिज।
अब हम बात करते हैं तो दो की बात करते हैं, कॉन्ड्रिकथिज की बात करते हैं और ऑस्टिकथिज की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका अंत्यकंकाल, तो इनका अंत्यकंकाल उपास्थि का बना होता है, अस्थि का बना होता है। इनका उपास्थि का बना होता है, इनका अस्थि का अंत्यकंकाल बना होता है। सलक, प्लेकोइड प्रकार के सलक पाए जाते हैं। साइक्लोइड प्रकार के सलक पाए जाते हैं। तो इसमें अंत्यकंकाल उपास्थि का हो गया, इसमें अंत्यकंकाल अस्थि का हो गया। सलक की बात करें तो प्लेकोइड प्रकार के सलक होते हैं, साइक्लोइड प्रकार के सलक होते हैं। वायु आस्य, कौन सी बात कर रहे हैं? वायु आस्य की बात कर लेते हैं। वायु आस्य व फुफ्फुस इसमें नहीं पाए जाते, इसमें वायु आस्य काम क्या करता है? श्वसन में सहायक होता है। इसमें वायु आस्य पाया जाता है, श्वसन में सहायक होता है। क्लोम दरारें, इसमें 5 से 7 जोड़ी क्लोम दरारें पाई जाती है जो खुली होती हैं, ओपर्क्युलम से ढकी हुई नहीं होती हैं। इसमें 4 जोड़ी क्लोम दरारें पाई जाती हैं जो ओपर्क्युलम से ढकी होती है। मतलब इस मछलियों में, जैसे इस मछली की बात करते हैं तो इस मछली में जैसे इसका ये शरीर होता है, ये शरीर होता है इस प्रकार से, तो यहां पर ऐसे नजर आ जाती हैं, लेकिन इनमें ये चीजें नजर नहीं आती है। तो अंत्यकंकाल उपास्थि और अस्थि का बना होता है। सलक प्लेकोइड प्रकार के, साइक्लोइड प्रकार के होते हैं। वायु आस्य में फुफ्फुस नहीं पाए जाते, इसमें वायु आस्य श्वसन का काम करते हैं। क्लोम दरारें 5 से 7 जोड़ी होती हैं और एक खुली होती हैं। इसमें 4 जोड़ी होती हैं और ओपर्क्युलम से ढके होते हैं। नर में क्लेस्पर अंग पाया जाता है। नर में कौन सा? क्लेस्पर अंग। ये क्लेस्पर अंग इसके नर में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसके नर में क्लेस्पर अंग पाया जाता है, इसके नर में जो क्लेस्पर अंग होता है वो नहीं पाया जाता है। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, बहुत ही अच्छे। इसके पृष्ठ, सिर के पृष्ठ भाग पर एम्पुला ऑफ लोरोजनी, एम्पुला ऑफ लोरोजनी, एम्पुला ऑफ लोरोजिनी, एम्पुला ऑफ लोरोजिनी पाई जाती है। सिर के पृष्ठ भाग पर क्या पाई जाती है? तापग्राही संवेदी अंग होता है। तापग्राही संवेदी अंग होता है ये, ध्यान दीजिए। इनमें, किसमें? कॉन्ड्रिकथिज मछलियों में एम्पुला ऑफ, सिर के पृष्ठ भाग पर एम्पुला ऑफ लोरोजिनी तापग्राही संवेदी अंग पाए जाते हैं। इनमें ये अंग नहीं होता है। ऑस्टिकथिज में ये अंग नहीं पाया जाता है। तो कॉन्ड्रिकथिज, ऑस्टिकथिज में अंत्यकंकाल उपास्थि अस्थि का बता दोगे। सलक, प्लेकोइड, साइक्लोइड, वायु आस्य और फुफ्फुस नहीं। वायु आस्य मुख्य काम कर रहे हैं। क्लोम दरारें 5 से 7 जोड़ी लेकिन खुली होती हैं, 4 जोड़ी होती है लेकिन ओपर्क्युलम से बंद होती हैं। इसमें क्लेस्पर अंग नर में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। सिर के पृष्ठ भाग पर एम्पुला ऑफ लोरोजिनी पाई जाती है जो तापग्राही या संवेदी अंग, तापग्राही संवेदी अंग होता है, लेकिन ये इसमें नहीं पाई जाती है। अब हम इसमें बात करते हैं, एग्जाम्पल की ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है स्कोलियोडोन होती है कुत्ता मछली। स्कोलियोडोन कुत्ता मछली होती है। इसमें टॉर्पीडो, ये होती है विद्युत रे, झटका देने वाली। स्कोलियोडोन कुत्ता मछली कुत्ते की तरह सूंघने की क्षमता होती है। टॉर्पीडो विद्युत रे, झटका मारने वाली होती है, झटका मारकर चली जाती हैं। और है काइमेरा,
काइमेरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चनों में काइमेरा अस्थिल व उपास्थि मछलियों के मध्य की योजक कड़ी है काइमेरा। अस्थिल व उपास्थि मछलियों के मध्य की योजक कड़ी है काइमेरा, जिसे हेरिस का राजा कहते हैं और हाथी मीन कहते हैं या चूहा मछली कहते हैं। हाथी मीन कहते हैं, चूहा मछली कहते हैं या हेरिक्स का राजा कहते हैं। तो काइमेरा को क्या याद रखोगे? अस्थिल प्लस उपास्थि मछलियों के मध्य की कड़ी है ये काइमेरा। अस्थिल व उपास्थि मछलियों के मध्य की योजक कड़ी है, जिसे हाथी मीन, चूहा मीन या हेरिक्स का राजा कहते हैं। तो ये तो हो गई स्कालियोडोन कुत्ता मछली, टोरपीडो विद्युत रे, काइमेरा अस्थिल व उपास्थि मछलियों के मध्य की योजक कड़ी होती है। अब इसमें ओस्ट्रिकचिज में कौन आता है? इसमें लेबियो रोहू आता है। कौन आता है? लेबियो रोहू। नाम सुना होगा लेबियो रोहू, छोटी सी मछली आती है वो लेबियो रोहू आती है। हिप्पोकैम्पस इन्हें बोलते हैं समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़ा। इसका जो पसीना होता है वो गुलाबी रंग का होता है भाई। तो हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा होता है। इसमें जो पैतृक संरक्षण पाया जाता है वो नर में पाया जाता है भाई। लिंग पैतृक संरक्षण हिप्पोकैम्पस के नर में पाया जाता है। कौन सा? लिंगी पैतृक संरक्षण पाया जाता है। तो लिंग पैतृक संरक्षण हिप्पोकैम्पस के नर में पाया जाता है। गेम्बुसिया मछली, फूपस मीन, गेम्बुसिया मछली का नाम सुना होगा, मच्छर के लार्वा को खाने वाली होती है। फूपस मीन होती है। एक्सोसीटस उड़ने वाली मछली होती है। उड़न मछली का नाम है एक्सोसीटस। लेबियो रोहू बिल्कुल छोटी सी मछली है। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़ा कहते हैं। इसके लिंग पैतृक संरक्षण नर में पाए जाते हैं। एक्सोसीटस होती हैं, वो कैसी होती हैं? उड़ने वाली होती। अब हम लेते हैं महावर्ग टेट्रोपोडा। महावर्ग टेट्रोपोडा की बात करते हैं। टेट्रोपोडा में हम पहला वर्ग लेते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया को बोलते हैं हम उभयचर। उभयचर मतलब ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। जो जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम उभयचर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी त्वचा की। किसकी बात करते हैं? त्वचा की बात करते हैं। तो त्वचा कैसी होती है? मैंने बताया था नम व ग्रंथिल इनकी त्वचा होती है। नम व ग्रंथिल इसकी त्वचा होती है। त्वचा पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। इसकी त्वचा होती है नम व ग्रंथिल होती है, त्वचा पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। लेकिन त्वचा में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जिसे मेटाक्रोसिस कहते हैं। रंग बदलने की क्षमता मिल जाएगी, उसे मेटाक्रोसिस कहते हैं। मेटाक्रोसिस कहते हैं। किसे कहते हैं? मेटाक्रोसिस। इन जीवों में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, और रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है तो उन्हें हम कहते हैं मेटाक्रोसिस। तो त्वचा कैसी हो गई? नम व ग्रंथिल हो गई। त्वचा में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए उसे मेटाक्रोसिस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं, त्वचा हो गई, ये असमतापी प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? यह असमतापी प्राणी होते हैं। त्वचा हो गई, असमतापी प्राणी होते हैं। असमतापी प्राणी होते हैं मतलब ही तापमान के अनुसार इनका शरीर का तापमान बदलता रहता है। इसलिए अधिक गर्मियों में और अधिक सर्दियों में आपको इस प्रकार के जीव कम ही नजर आते हैं, क्योंकि अधिक गर्मियों में ये ग्रीष्म निष्क्रियता में और अधिक सर्दियों में ये शीत निष्क्रियता में चले
जाते हैं, इसलिए इनका तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए असमतापी प्राणी होता है। इसमें दो जोड़ी गमन के लिए पैर या पाद पाए जाते हैं। अग्र पाद में 4 अंगुलियां होती हैं और पश्चे पाद में 5 अंगुलियां होती हैं। ध्यान दीजिए, गमन के लिए क्या लेंगे हैं, 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। अग्र पाद में 4 अंगुलियां होती हैं और पश्चे पाद में 5 अंगुलियां होती हैं। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मिलेगी। इसके भी मस्तिष्क में, जैसे मछलियों में बताया था 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, वैसे इनमें भी 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। श्वसन, अब इनमें हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन किसके द्वारा होता है इनमें, तो हम श्वसन की बात करें तो श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स के द्वारा जो श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा जो श्वसन होता है वो केवल लार्वा में होता है और इसके लार्वा को टेडपोल कहते हैं। श्वसन गिल्स के द्वारा केवल किसमें होता है, लार्वा में, और लार्वा में होता है तो इसके लार्वा को टेडपोल कहते हैं। तो श्वसन किसके द्वारा होता है, नम त्वचा के द्वारा होता है, फूफस के द्वारा होता है, मुख्य गुहा के द्वारा होता है, नम त्वचा के द्वारा होता है, फूफस के द्वारा होता है और मुख्य गुहा के द्वारा होता है। लेकिन लार्वा में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, मीजोनेफ्रिक प्रकार का किडनी होती है, वक्र होता है, वृक्क होता है या किडनी होती है, उनके द्वारा उसमें उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन के आधार पर ये यूरियोटेलिक प्राणी होते हैं, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन के आधार पर कैसे प्राणी है, मीजोनेफ्रिक प्राणी होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इनका हृदय 3 कोष्ठीय होता है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 नीले पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले 2 आलिंद और 1 ही नीले पाया जाता है इसमें। तो इनका हृदय होता है वो त्रिकोष्ठीय हृदय। मछलियों में भी बताया मैंने द्विकोष्ठीय हृदय होता है, लेकिन इसमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 ही नीले होते हैं। ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलना सहन कर लेते हैं। आरबीसी होती हैं, आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। कैसी होती है, केंद्रक युक्त, आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं। और इन जीवों की आरबीसी सबसे बड़ी होती है एम्फ्यूमा। ये एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है एम्फ्यूमा, जिसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। तो इनकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं और एम्फ्यूमा की आरबीसी सबसे बड़ी होती हैं। इनका परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है तो लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था होती है तो टेडपोल लार्वा होता है। कौन सा लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा पाया जाता है। चीर भ्रूणता, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चीर भ्रूणता। इनके कुछ लार्वा होता है वो नर के समान जनन करने योग्य हो जाता है। चीर भ्रूणता किसे कहते हैं, चीर भ्रूणता कहते हैं जो लार्वा अवस्था होती है वो लार्वा अवस्था ही नर के समान जनन करने लग जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं चीर भ्रूणता। इनके अंडे होते हैं तो एम्फीबिया के जो अंडे होते हैं वो मीजोलेसिथल होते हैं, मध्य पीत की अंडे होते हैं, मध्य पीत की या मीजोलेसिथल होते हैं। तो इनके अंडे कैसे होते हैं, मीजोलेसिथल प्रकार के इनके अंडे पाए जाते हैं। विदलन, इनमें पूर्णभंजी असमान प्रकार का, पूर्णभंजी असमान प्रकार का विदलन पाया जाता है। पूर्णभंजी असमान प्रकार का क्या मिलेगा, विदलन। नर में मैथुनंग नहीं पाया जाता है क्योंकि मैथुनंग हाथ पे होता है, इसलिए वो नहीं पाया जाता है। यकृत व वृक्क निवाहिका तंत्र पाया जाता है, ध्यान दीजिए, यकृत व वृक्क निवाहिका
तंत्र पाया जाता है। अभी मछलियों में बताया था मैंने वक्र निवाही का तंत्र, लेकिन इसमें यकृत व वृक्क निवाही का तंत्र पाया जाता है। दोनों की दोनों चीजें पाई जाती है। तो हम बात करते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया को उभयचर कहते हैं, जल थल दोनों में रहते हैं। त्वचा नम व ग्रंथिल होती है, सलकों का अभाव होता है। त्वचा में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, उसे मेटाक्रोसिस कहते हैं। असमतापी प्राणी होते हैं, तापमान के अनुसार इनका शरीर का तापमान, वातावरण के अनुसार इनका शरीर का तापमान बदलता रहता है। तो अधिक गर्मियों में ग्रीष्म निष्क्रियता, अधिक सर्दियों में शीत निष्क्रियता के कारण हमें ये जीव नजर नहीं आते हैं। गमन दो पादों के द्वारा गमन होता है, जो तैरने में भी सहायता करते हैं, चलने में भी सहायता करते हैं। लेकिन अग्र पादों में 4 ही अंगुलियां होती हैं और पश्च पादों में इनमें 5 अंगुलियां होती हैं। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जीवों में। श्वसन लार्वा अवस्था में गिल्स के द्वारा होता है, लार्वा को टेडपोल कहते हैं। वैसे श्वसन होता है त्वचा के द्वारा होता है, मुख गुहा के द्वारा होता है, उपस के द्वारा होता है। उत्सर्जन मेजोनेट्रिक प्रकार की किडनी या वक्र पाए जाते हैं और वैसे उत्सर्जन के आधार पर यूरियोटेलिक प्राणी होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। हृदय त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 नीले पाया जाता है। आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं और इन जीवों की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी एम्फीबा में होती है। परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें लार्वा अवस्था टेडपोल पाई जाती है। चीर भ्रूणता मैंने अभी बताया कि इसके जो कुछ लार्वा होता है, उस लार्वा होता है वो वयस्क के समान जनन करने लग जाते हैं, उस व्यवस्था को चीर भ्रूणता कहा जाता है। अंडे इसके मीजोलेसिकल प्रकार के अंडे होते हैं। विदलन पूर्ण भंजी असमान प्रकार का होता है। नर में मैथुन अंग नहीं पाया जाता है। यकृत व वक्र निवाही का तंत्र पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं इसमें? एग्जाम्पल की। सेलोमेंड्रा, सबसे पहले बात करते हैं सेलोमेंड्रा है ये। ड्रा करेंगे सेलोमेंड्रा, ये एक जरायुज है भाई। सेलोमेंड्रा क्या है? ये सेलोमेंड्रा एक जरायुज है जिसका गर्भकाल सबसे लंबा होता है। जिसका गर्भकाल क्या होता है? सबसे लंबा होता है, 1100 दिन का होता है। तो सेलोमेंड्रा क्या है? एक जरायुज है जिसका गर्भकाल सबसे लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 1100 दिन का होता है। फिर हम बात करते हैं एम्बाइस्ट्रोमा। इसे चीता सेलोमेंड्रा कहते हैं। एम्बाइस्टोमा को हम चीता सेलोमेंड्रा कहते हैं। चीता सेलोमेंड्रा भी कहते हैं। इसकी जो लार्वा होता है एक्सोसिटस से एक्सोलेटस से, इसमें जो लार्वा होता है किसमें? एम्बाइस्टोमा के लार्वा को एक्सोलेटस लार्वा कहते हैं। इस लार्वा में चीर भ्रूणता या नियोटिनी पाई जाती है। नियोटेनी या चीर भ्रूणता पाई जाती है किसके लार्वा में? एम्बाइस्टोमा या चीता सेलोमेंड्रा है। इसके लार्वा को एक्सोलेटस लार्वा कहते हैं और इस लार्वा को में नियोटेनी या चीर भ्रूणता पाई जाती है। तो इसका गर्भकाल सबसे लंबा बताया था मैंने। और एम्बाइस्टोमा, इसमें नियोटेनी या चीर भ्रूणता पाई जाती है। राना टिग्रीना, भारतीय मेंढक का नाम है, राना टिग्रीना होता है। ब्यूफो साधारण मेंढक होता है। एलाइटस साधारण मेंढक होता है। फिर एलाइटिस, इसे दाई भेक कहते हैं। एलाइटिस होता है उसे दाई भेक कहते हैं, क्योंकि इसका नर होता है वो क्या करता है? अंडों को लेकर चलता है।
पश्चे पाद पे अंडे लेकर चलता है, इसलिए इसे दाई बहक कहते हैं। हाइला, इसे वृक्षासेरी मेंढक कहते हैं, ये वृक्षों पर रहता है। हाइला होता है वो कहां रहता है? वृक्षों पर रहता है, इसलिए इसे वृक्षासेरी मेंढक कहते हैं। रेक्रोफोरस से, रेक्रोफोरस से उड़ने वाला मेंढक, रेक्रोफोरस होता है वो कैसा होता है? उड़ने वाला मेंढक होता है। तो इसमें सेलोमेंड्रा आता है, जैसे जरायुजी होता है, सबसे अधिक गर्भकाल होता है 1100 दिन का। एम्बाइस्टोमा आता है, चिता सेलोमेंड्रा कहते हैं, इसके लार्वा होता है उसे एक्सोलेटस कहते हैं, और इसके लार्वा में न्यूटेनी या चीर भ्रूणता पाई जाती है। राना टिग्रीना होता है, भारतीय मेंढक बोलते हैं, ब्यूपो साधारण मेंढक बोलते हैं, एलाइटिस दाई बेक बोलते हैं। और ये क्या करता है? इसका नर पश्चे पैरों में अंडे लेकर चलता है। रेक्रोफोरस उड़ने वाला मेंढक होता है, हाइला वृक्षों पर रहने वाला मेंढक। तो अब हम बात कर रहे हैं वर्ग रेप्टिलिया। रेप्टिलिया को बोलते हैं सरीसृप। क्या बोलते हैं? सरीसृप कहते हैं। ये पूर्ण रूप से स्थलीय कोडेटा है, पूर्ण रूप से स्थल में पाए जाने वाले कोडेटा हैं, तो वो है रेप्टिलिया या सरीसृप हैं। इसमें भ्रूणीय झिल्लियां, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां, इसलिए इसे एमनियोटा में रखा गया है। ये मीसोजोइक काल में रेप्टिलिया का गोल्डन एज कहा जाता है। मीसोजोइक जो काल था वो काल रेप्टिलिया का गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस काल में दैत्य डायनासोर रहते थे, इसलिए उनका पूरी पृथ्वी पर एकाधिकार था। इस रेप्टिलिया के अध्ययन को कहते हैं हर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। अब हम इनके एक एक बिंदु लेकर इनके लक्षणों की बातें करते हैं, तो इनको उठा लेते हैं और फिर बात करते हैं। वही बातें हैं, ये असमतापी प्राणी होते हैं। प्राणी कैसे हैं? अभी तक के असमतापी प्राणी होते हैं, तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ये रेंकर व बिलकारी होते हैं, ये रेंकर गति करने वाले व बिलकारी होते हैं। इसमें गमन के लिए 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं भाई, इसमें गमन के लिए 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, और पैरों में 5-5 अंगुलियां होती हैं, लेकिन सर्पों में पैर अनुपस्थित होते हैं। त्वचा, इनकी त्वचा होती है शुष्क होती है, खुरदरी होती है, सलक युक्त होती है, ग्रंथि विहीन होती है। तो इनकी त्वचा कैसी होती है? शुष्क होती है, खुरदरी होती है, सलक युक्त होती है और ग्रंथि विहीन होती है। इनके भी त्वचा में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। कुछ जीवों में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जैसे हमने सुना होगा केलो गिरगिट बोलते हैं, उसमें रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। और रंग बदलने की क्षमता को सबको पता है, छद्मावरण या मेटाक्रोसिस कहते हैं। इनका अंत्य कंकाल अस्थि का बना होता है। अंत्य कंकाल की बात करें तो किसका बना होता है? अंत्य कंकाल अस्थि का बना होता है। इन जीवों में श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कैसे हैं? स्थलीय है। और जब पूर्ण रूप से स्थलीय है तो किसके द्वारा होगा? श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। उत्सर्जन की बात करें तो अभी तक तो मीजोनेफ्रिक आ रहे थे, लेकिन इसमें मेटानेफ्रिक होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन किसके द्वारा? मेटानेफ्रिक की वृक्क या किडनी के द्वारा होता है भाई। किसके द्वारा होता है? मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा था वो मीजोनेफ्रिक पढ़ा था, लेकिन यहां से क्या शुरू हो जाते हैं? मेटानेफ्रिक हो जाता है। परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है इन जीवों में। हृदय होता है वो अपूर्ण 4 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है हृदय? अपूर्ण 4 कोष्ठीय। हमने पीसीज में पढ़ा, 2 कोष्ठीय, एम्फीबिया में पढ़ा 3 कोष्ठीय, और लेकिन
अब हमने इस रेप्टिलिया में पढ़ा तो वो अपूर्ण है भाई, अपूर्ण चार कोष्ठीय होता है। अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है जिसमें दोनों ऊपर वाले जो आलिंद होते हैं वो तो स्पष्ट होते हैं, लेकिन जो दोनों नीचे वाले नीले होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद है मगरमच्छ या घड़ियाल, जिसमें स्पष्ट चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो अपवाद कौन है? अपवाद है घड़ियाल या मगरमच्छ, उसमें अपूर्ण नहीं होता, पूर्ण चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, इनमें भी आरबीसी। अभी तक हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क में जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वो कपाल तंत्रिकाएं पीसीज और एम्फीबिया में 10 जोड़ी थी। कितनी थी? पीसीज और एम्फीबिया में कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी थी। अब आगे के जितने भी हैं, रेप्टिलिया है, एविज है और मेमेलिया, उसमें 12 जोड़ी होती हैं। तो कितनी जोड़ी होगी? कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं 12 जोड़ी। इनमें 10 जोड़ी थी, आगे वाले जितने भी वर्ग आएंगे उन सब में 12 जोड़ी होगी। इनके अंडे होते हैं, तो रेप्टिलिया के जो अंडे होते हैं वो अति पीत के अंडे पाए जाते हैं। पीतक की मात्रा अंडों में बहुत अधिक मात्रा में होती है। इनमें विदलन होता है, वो चक्रिकाभ व बिंबाभ प्रकार का विदलन पाया जाता है। तो विदलन कैसा है? चक्रिकाभ या बिंबाभ प्रकार का विदलन पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी सा है, कोई ज्यादा हार्डली चीजें नहीं है। हमें इनके कैरेक्टर्स मतलब लक्षणों की बात करना है। इन एक एक चीजों को, लक्षणों को ले लो कि कौन कौन से लक्षण इसमें आएंगे, उनकी विशेषता याद कर लीजिए। तो रेप्टिलिया हो गया, पूर्णस्थलीय जंतु बताया था मैंने अभी आपको। हाँ, इसके मस्तिष्क कपाल में एक ऑक्सीपिटल कंद भी मिलता है। इसके जो कपाल होता है उस कपाल में पाया जाता है एक ऑक्सीपिटल कंद पाया जाता है। तो मस्तिष्क में याद रखना, कपाल में एक ऑक्सीपिटल कंद मिलेगा। असमतापी प्राणी होते हैं, रेंकर गति करने वाले या बिलकारी होते हैं। गमन के लिए 2 पाद पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। अग्रपाद और पश्चपाद में 5-5 अंगुलियां होती है, लेकिन सर्पों में पैर नहीं पाए जाते हैं। दांत युक्त जबड़े होते हैं, दांत युक्त जबड़े होते हैं, लेकिन कछुए में जबड़ों के स्थान उनमें चोंच होती है। क्या होती है? दांत रहित चोंच होती है, जिसे श्रृंगी चोंच कहा जाता है। त्वचा हो गई, त्वचा इनकी शुष्क खुरदरी सलक रहित, सलक युक्त ग्रंथि रहित होती है, ग्रंथि विहीन होती है। अंत्यकंकाल अस्थियों का बना होता है, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, उत्सर्जन मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है, परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। हृदय अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें आलिंद स्पष्ट होता है और नीले अपूर्ण होते हैं। आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अंडे अतिपीत की प्रकार के होते हैं। विदलन चक्रिकाभ बिंबाभ प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल कौन आता है? अभी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से जीवों को रखा गया है? हेमीडेक्टाइल से, इसमें आता है हेमीडेक्टाइल से, जानते होंगे, घरेलू चिपकली, हेमीडेक्टाइल्स आता है इसमें, जिन्हें हम घरेलू चिपकली कहते हैं। किलोन, समुद्री, क्या बोलते हैं, कछुआ, समुद्री कछुआ किलोन इसी में आता है। जलीय कछुए इसी में आते हैं। होलोड्रमा, ये विसेली, कैसी हैं? विसेली चिपकली है। होलोड्रमा है, विसेली चिपकली है, और ये चिपकली न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ड्रेको उड़न चिपकली, ड्रेको क्या है? उड़न चिपकली है। होलोड्रमा विसेली चिपकली है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। किलोन समुद्री कछुआ होता है। हेमीडेक्टाइल्स घरेलू चिपकली होती है।
गिरगिट इसी में आता है, नाजा कोबरा इसी में आता है, अजगर इसी में आता है, वाइपर इसी में आता है, एरिक से हम बोलते हैं दूमुही, वो भी इसी में ही आते हैं। और ये सारे के सारे जीव इसी में हम बोलते हैं गिरगिट, गिरगिट बोलते हैं केलोटिस से, क्या बोलते हैं केलोटिस, केलोटिस गिरगिट होता है वो भी इसी में आता है। तो हेमिडेक्टर्स घेरुली चिपकली है, किलोन समुद्री कछुआ है, होलोड्रेमा विसेली चिपकली न्यूजीलैंड में मिलेगी, ड्रेको उड़न चिपकली होता है, केलोटिस से हम गिरगिट बोलते हैं, हेरिक्स होती है, दूई होती है, कोबरा होता है, नाजा होता है, वाइपर होता है और अजगर होता है, ये सभी जीव इसी में ही पाए जाते हैं। घड़ियाल होता है, मगरमच्छ होता है,